तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 8 का जो है अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लोग इसे देखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में जो है क्लास 8 गणित का जो है परिमेय संख्या यानी चैप्टर नंबर 1 जो था अध्याय 1 उसे हम लोगों ने कवर कर लिया था। और प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिएगा क्लास 8 गणित परिमेय संख्या, उसे देख लीजिएगा, या फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे और आप उसे आराम से देख लीजिएगा, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो समझते हैं, देखिएगा, हम लोग सबसे पहले बेसिक जानेंगे, उसके बाद जो हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेसिक समझते हैं। देखिए, कह रहा है क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ से आपको क्या निकलता है, एक चर। एक तो समझते हैं हम, देखिए क्या क्या शब्द यहाँ से निकालने का कोशिश मैं कर रहा हूँ, सिर्फ आप समझिएगा। एक समझ रहे हैं और वाला समझ रहे हैं। यहाँ क्या बात आया, एक आया चर और एक आया रैखिक समीकरण। ये जितना पता है आपको, एक मतलब एक होता है वाला, मतलब मिलाने वाला शब्द यहाँ पे, तो कनेक्टर है। यानी एक यानी चर आया, तो सबसे पहले अपन को क्या समझना होगा, चर क्या है, समझिएगा। उसके बाद यहाँ पे रैखिक समीकरण आया, पहले रैखिक आया एक समीकरण आया, ये अलग अलग बात है ना। तो अपन चलिए रैखिक समीकरण लिखते हैं, उसी को हम लोग समझ लेंगे। एक आया रैखिक समीकरण। मतलब ये कि यहाँ पे एक चर है और एक चर होना चाहिए इसमें, और ये क्या होना चाहिए, एक रैखिक समीकरण होना चाहिए। ये आपको पहले ही कह रहा है चैप्टर में कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होना, जिसमें केवल और केवल ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो। तो अब आपको समझना होगा चर, और उसके बाद एक शब्द आता है अचर, वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले अपन रैखिक समीकरण का परिभाषा समझ लेते हैं। देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि वह समीकरण, उसी से आपको ये क्लियर हो जाएगा, वह समीकरण चराचर, इसी से क्लियर हो जाएगा, या वैसा समीकरण जो ax प्लस बी इक्वल टू 0 के रूप का होता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब ये समझ लीजिएगा कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपसे कुछ पूछेगा तो ये कहिएगा, जो ax प्लस बी के रूप का होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अर्थात ये बात आप समझिए, ये जो हुआ ना, ये समीकरण का, आप जैसे आप हैं, हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, तो वही है, इसका ये कवर है रैखिक समीकरण का। इसी पे हम लोग संख्या रख रख के सीखते हैं। तो चलिए, अब रैखिक समीकरण का रूप अगर ये है, लेकिन जहाँ जो ये शर्त है, ए बराबर जो आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि ax इसका व्यापक रूप है, ये इसी को हम लोग कह दिया व्यापक रूप। अगर ax प्लस बी बराबर 0 है, यानी 0 के बराबर कर देते हैं, तो मतलब ये जो कहलाता है समीकरण कहलाता है। जब 0 के बराबर हम लोग नहीं करेंगे तो उसे हम लोग बहुपदी कहेंगे। देखिए, तो x प्लस बी बराबर 0, यहाँ अगर 0 लिख देंगे तो 0 गुने x, तो ये तो 0 कर देगा ना, तो 0 हो जाएगा। तो ये रैखिक समीकरण रहा कहाँ। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ कि जिसमें चर, अब समझिए, चर और अचर, एक आता है अचर यानी वेरिएबल, और एक है कांस्टेंट। क्या है जी, कांस्टेंट। एकदम आराम से समझ में आएगा, बस आपको समझना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहाँ कहाँ चीज़ों को ले जाऊँगा, बस आप देखते रहिए। वेरिएबल, वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स है। एक्स यहाँ पे वाई भी रह सकता है, जेड भी रह सकता है, यानी जो बदले, है ना। अचर यानी कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, और मतलब, और यहाँ पर जो है अचर जो कांस्टेंट हो, कभी ना बदले, यानी यहाँ पे ना कोई संख्या रखा जाएगा। देखिए 4x प्लस 5 रहेगा, ए और बी जो है यहाँ पे क्या है,
ए कॉमा बी ये क्या है, अचर है। देखिए अब आपको ना क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हो गया आपका वेरिएबल और ये हो गया आपका कांस्टेंट। तो अगर आप मैं कहता हूँ कि आप रैखिक समीकरण का एक और परिभाषा दीजिए, तो आप कहिएगा क्या कि मतलब चर और अचर पद के मतलब मिश्रण को रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए आप कह सकते हैं ना, मतलब कि चर एवं अचर पद के मिश्रण को क्या कहते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि वैसा समीकरण जो चर एवं अचर पद के मेल से बना होता है उसे रैखिक समीकरण का। देखिए आप परिभाषा निकालना सीखिए, बहुत तरीका से निकाल सकते हैं आप। तो ये चीज़ें हैं। अब समझिए रैखिक का मतलब क्या होता है। देखिए अगर मैं कहता हूँ ये रैखिक समीकरण, मैंने कहा रैखिक समीकरण, और आप समझ गए होंगे रैखिक समीकरण का मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि इसके रूप का तो होता है, लेकिन इसका द्विघात समीकरण भी होता है, त्रिघात भी होता है। अगर आप चर का परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे, चलिए इस पर थोड़ा सा आते 1 मिनट। चर का परिभाषा अगर पूछे तो कहिएगा कि वह राशि जो जिसे बदला जा सके, वह राशि जिसे बदला जा सके। इसका पूछेगा तो क्या कहिएगा कि वह राशि जिसे बदला नहीं जा सके, है ना। जिसे बदला जा सके उसे कहेंगे अचर, मतलब नहीं बदला जा सके उसे कहेंगे हम लोग अचर, और जिसे बदला जा सके उसे चर। अब देखिए रैखिक समीकरण क्या है, मतलब ए एक्स, मैं बार बार इस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, मैंने कहा कि देखा ना ए बी की जगह पे कोई संख्या लिखेंगे, एक्स कोई एक्स ही रहेगा, ये क्योंकि नहीं बदलना ना इसको। मैंने कहा ना कि मतलब इसका मान आएगा, लेकिन इसको बदल मतलब एक्स का जो है कोई मान आएगा, जिससे मतलब एक्स का कुछ भी मान आ सकता है। लेकिन ये 4 जो लिखा गया यहाँ पे अचर पद, ये मतलब अगर दिया हुआ तो 4 ही ना रहेगा, लेकिन एक्स का मान 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो वो इसलिए मतलब वो वेरिएबल है। और +6 में लिख देता हूँ यहाँ पे बराबर 0। समझ रहे हैं आप। तो ये बातें हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ax² + b बराबर 0, तो क्या देखिए यहाँ पर क्या है 2 आ गया ना घात, तो ये रैखिक नहीं हुआ। जिस पे 1 घात होगा, मतलब रैखिक समीकरण का कितना घात होता है, 1 होता है। नहीं दिखता है लेकिन 1 होता है, ठीक है ना। अगर 2 आ गया, 3 आ गया, तो मतलब आप समझ लीजिएगा। और ये मतलब इसका मतलब क्या है, आपको अब पहचानना है। अब बताइए इसमें से कौन रैखिक समीकरण है, कौन नहीं है। मैं लिख रहा हूँ 2-4 ठो। देखिए आपको पहचानना है, मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। देखिए तो यहाँ पर आप कहिएगा क्या सर, इसमें देखिए ये तो 2 है, तो बात खत्म, ये तो रैखिक समीकरण है ही नहीं, द्विघात समीकरण है। अब रैखिक समीकरण 2 चर वाला भी देखना है, जिसमें 2 चर हो, मतलब 2 चर ना हो। इसमें देखिए ये जो है अपना है, क्योंकि इसमें 1 और 1 2 चर हुआ, और ये 1 घात वाला, तो रैखिक समीकरण। और इसमें देखिए आप कहिएगा सर ये भी है, नहीं, क्योंकि इसमें देखिए चर तो ठीक है, लेकिन इसमें 2 चर है, एक ये y भी है ना, ax + by + c हो गया ना। तो ये आपका हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें 2 चर हो गया। अपन को क्या देखना है, 1 चर वाला। अपने अध्याय में क्या पढ़ना है, 1 चर वाला रैखिक समीकरण, तो वो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 1 चर, जिसमें 1 ही चर हो, लेकिन y देखिए जो हो गया अपना, जो हो गया 2 चर हो गया, तो इसलिए जो है ये है, ये भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। मतलब ऑरली मैं अगर फाइनली बात करता हूँ, तो चर वह होता है जो वेरिएबल होता है, जैसे XYZ कोई रहता है जिसे हम लोग बदल सकते हैं, और चर जिसे नहीं बदल सकते हैं। और रैखिक समीकरण आप कहिएगा कि जो ax + b बराबर 0 के रूप का हो, है ना, या फिर कहिएगा कि चर एवं अचर पद के मेल से बनने वाले समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उस बातों पर ध्यान दिया कीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें जो है आपको कुछ चिन्ह का नियम भी समझना है। देखिए चिन्हों के नियम मैं जो बता रहा हूँ बस आप समझते रहिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डाउट क्लियर हो गया होगा कि चर क्या है और अचर क्या है और रैखिक समीकरण क्या है। अब देखिए मतलब कोई संख्या है, अगर देखिए इस प्रकार से, पहला पॉइंट, अगर मतलब ये जो लिख रहे हैं
कोई x बाय कोई संख्या ही लिखते हैं, मैं कोई संख्या ले रहा हूँ, बराबर 5 है ना। तो इसे कहेंगे हम लोग, देख लीजिएगा, इसे मतलब ये तो हो गया अपना बायां पक्ष एक तरफ, और एक तरफ क्या हो गया, दायां पक्ष है ना। तो इधर वाला जो है अपना बायां पक्ष, इधर वाला दायां पक्ष है, और इसे बराबर कहते हैं। बराबर का चिन्ह आपको पता है ना, इसे क्या कहते हैं, बराबर का चिन्ह कहते हैं, इसे बराबर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बराबर। और ये अपने दाहिना है तो दाईं ओर, ये बायां है तो बाईं ओर, तो ये आप लिख सकते हैं। और या फिर उसको जो है हम लोग बराबर को क्या कहते हैं, समता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समता, ये भी कहते हैं इंग्लिश में, इक्वल। तो ये बात है। और ये जो आपका हो गया, ये बायां पक्ष हो गया, ये आप जानते होंगे, बायां पक्ष। और ये इधर वाला जो हो गया, ये 5 दायां पक्ष। मैं लिख सकता हूँ ना इस प्रकार से, यहाँ पे x भी लगा सकता हूँ, क्योंकि एक चर वाला तो चर भी दे दिया। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, अब मैं आगे चलता हूँ, ये चीज़ समझ गए आप। अब देखिए, हम चिन्हों के नियम में आते हैं। तो पहला पॉइंट, इसको हम चलिए इस करते हैं। पहला पॉइंट में ये है कि आपको क्या करना है, बताइए, अगर कोई संख्या इधर जो है प्लस में है, तो बराबर के इस पर अगर ले जाएंगे तो माइनस में। जैसे मैं एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ, अगर 4 इधर है प्लस में, अगर मैं इस साइड से है, अगर इसको इस साइड करेंगे तो मतलब 2 संख्या लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर इसको इस साइड करेंगे ना, तो ये प्लस में है, और इस साइड चला जाएगा तो माइनस में, यानी 4 प्लस 2, और इधर चलाएगा तो माइनस में 4। बस समझ में आ गया, ये चीज़ें हैं। मतलब अगर इधर प्लस में तो इधर माइनस में, समझ गए आप। अब देखिए अगला नियम क्या है। अब दूसरी बात, अगर कोई संख्या इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। देखिए, यानी -4 बराबर 4 प्लस, ऐसे लिख देते हैं, 5 + 6। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं इसको लिखना हो 4 बराबर 5 + 6, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी आप लिख सकते हैं 11 × 6 15 बराबर 4। अगर इसको भी इस साइड लाना चाहें तो इसलिए यहाँ पे x लेते हैं कोई संख्या, तब इसको x ले लेते हैं और इसको इस साइड लाते हैं तो गुना से भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, अगर कोई संख्या इधर गुना में है, क्या चीज़ में है, गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। कैसे गुना में, देखिए, इसके लिए कोई चर पद लेना पड़ेगा। जैसे 4x, ये मतलब ये चर है और ये चर है, बराबर 4। तो इस साइड जो इसके साथ जो है ना, ये हमेशा गुना में ही रहता है, इसके बीच दिखता नहीं है लेकिन हमेशा गुना होता है। तो x = क्या हो जाएगा, 4 बट्टा में, ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में, 4 से 4 कैंसिल। बात समझे। अगर भाग में है, अगर 4/x, x/4 है और बराबर 4 है, तो आप कहिएगा सर, मतलब अगर ये पहले भाग में है तो इस साइड ले जाएंगे तो गुना में होगा, क्योंकि पहले गुना वाला भाग में हो गया था। इसका मतलब है कि x बराबर 4, इधर भाग में, इधर चला जाएगा तो गुना में, 4 × 4 = 16। बात को समझ में आया ना आपको। तो ये है। और कुछ चीज़ें देख लीजिए, जोड़ में देखिए, जोड़ में जो होता है वो प्लस और प्लस, प्लस प्लस को जब हम ऐड करते हैं तो प्लस ही आता है, और माइनस और 2 माइनस को ऐड करते हैं तो हमेशा माइनस ही होगा जोड़ में। हाँ, अगर प्लस है और एक माइनस है, इन दोनों के बीच अगर देखना है तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा चिन्ह बड़ा है, उसी के अनुसार यहाँ पे चिन्ह आएगा। तो वहाँ पे कौन संख्या, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा रहेगा, मतलब हमेशा उसको बड़ा में से छोटा वो घटा देंगे, उसका जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पे देंगे। बड़ा माइनस रहेगा बड़ा का तो माइनस चिन्ह देंगे, बड़ा रहेगा प्लस तो प्लस का चिन्ह देंगे, ये बात है। और उसी तरह से अगर घटाव में देखिए तो सेम चीज़, सेम नियम लागू होता है। और गुना में आप जानते हैं, भाग मतलब गुना में आप प्लस गुने प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस ही रहेगा। तीसरा पॉइंट, यानी इसी में समझते हैं, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। देखिए, माइनस 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 ही था जोड़ में, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया किस में, गुना में। ये किस में है, गुना का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बीच में देख रहे गुना का चिन्ह दे रहे हैं ना, ये चीज़ें हैं। अब आगे, अगर माइनस गुने प्लस, तो हमेशा माइनस प्लस को जब गुना करते हैं ना तो हमेशा माइनस ही आता है, या प्लस गुने माइनस कीजिए, चीज़ें सेम है, यहाँ हमेशा माइनस आएगा। और सेम चीज़ जो है भाग में भी लागू होता है ना। जिस तरह से गुना में, उसी तरह से भाग में, जोड़ और घटाव का नियम सेम है, गुना और भाग का नियम सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा बेसिक जो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चर निकालना सीखते हैं, चर का मान निकालना
सीखते हैं और क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं ना। देखिएगा समझ में आएगा, एकदम 100% समझ में आएगा, बस आप देखते जाइए मैं कैसे बता रहा हूँ। तो प्रश्नावली जो है आपका 2.1 है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x - 3 = 15। क्या दिया है पहला क्वेश्चन आपको? एक्सरसाइज 2.1 का जो है आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 × x - 3 = 15। अगर बेसिक आप समझ गए होंगे तो बस आप बना लीजिएगा। देखिएगा मतलब क्या कि अब हमको हमेशा ना, अब माइनस प्लस का चिन्ह का बात आप सीख गए हैं, इसमें चर कौन है, चर कौन है, ये सीख गए हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू लेते हैं। बताइए क्या है? तो सर चर है, और हमेशा चर का मान ही हमको ये निकालना है। ये क्या है? ये अचर है। समझ में आ रहा है ना बात? ये भी अचर है और ये भी अचर है। चलिए अब देखिए, जब भी इस साइड आता है ना ब्रैकेट जो है दो संख्याओं के बीच आता है तो गुना दोनों में होगा। तो 3x और -3 × 9, क्योंकि इसमें भी होगा और ये इसमें भी गुना होगा, और 15। अब देखिए 3x = 15, इधर माइनस का है तो बराबर किस पर? हमेशा संख्या जो है, जिस तरह का जो संख्या है वो संख्या वाला के साथ ही जाएगा। जो चर के साथ मिला हुआ तो चर के साथ रहेगा, संख्या संख्या की तरफ ही जाना चाहेगा हमेशा। अल्फ़ाबेट वाला अल्फ़ाबेट की तरफ रहेगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। बस आपको ना मतलब मिलाना है, अपने समान वाले मतलब संख्या की तरफ रखना है इसको, क्योंकि आप इधर संख्या लगा ना, संख्या की तरफ आएगा। +9 हो गया तो आप जोड़िएगा तो सर 24 आ गया। ठीक है, अब ये भी कहेगा कि आप हमको तो हटा दिए, अब हमको भी जाना है संख्या वाला के साथ, क्योंकि क्योंकि चर अचर को अलग करना है अपने को, तो अचर को इधर ही रह देते हैं। ये अब मैंने कहा क्या कि इस दोनों के बीच गुना का चिन्ह होता है, तो अभी गुना में इस साइड चला आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो 3 × 8 = 24। देखिए तो अब हुआ ना चर अचर अलग। एक बात और कि ये जो आपका ये x का मान जो आता है यानी अचर का मान आता है, इस समीकरण में रखने के बाद ये समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। देखिए कैसे सेटिस्फाइड करता है। 3 × x, आप संख्या अपने से आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर गलत आया है या फिर सही। अगर x का मान यहाँ रखने पर इधर भी 15 आता है, 15 दोनों तरफ आना चाहिए, तभी ना बराबर होगा, तभी ना समीकरण बना सही होगा। तो ये 8 - 3 रख दिया। चलिए देखते हैं कि हमने जो बनाया वो सही है कि नहीं, आप भी चेक कर सकते हैं। 8 × 24 नहीं, 8 × 24 और माइनस जो हो गया 3 × 9 = 15। देखिए 24 में से जो है आपका क्या चला गया? 9 चला गया, तो यह क्या 15 आ गया ना, इधर भी 15 है ना। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को चेक कर सकते हैं। दोनों तरफ अगर बराबर आ गया, चर का मान अगर रख के चेक कर लीजिए, दोनों तरफ बराबर आ गया तो आपका निकाला गया आंसर सही है। क्योंकि आपका आंसर जो है बुक में दिया रहता है, लेकिन एग्जाम में तो नहीं ना रहता है, तो आप चेक कर सकते हैं और सेटिस्फाइड हो सकते हैं वहीं पे 100%, है ना। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला। देखिए ये वाला है x/2 - 7 = x/2 है। बस आप देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और बराबर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए। देखिए ये चीज़ें हैं। अगर अब कहिएगा कि सर फिर से हमको क्या करना है, चर अचर को अलग करना, मतलब तो x/2 को यहीं रह देते हैं, क्योंकि इसके साथ ना अभी चर लगा हुआ है ना, चर है एगो अचर है, और इसको कहते हैं, इस वाले को तो है ना, इसको इधर जा सकता है ना, तो भेज दीजिए ना। 15 और माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो 15 और 7 22 हो गया ना। मैं थोड़ा एक लाइन लिख छोड़ देता हूँ ताकि ये भी लिखने में सही हो। 15 और 7 22 और यहाँ पे x/2। अब कहेगा कि नहीं, अब हम भी जाएंगे, मैं भी कहूँगा, ये कह रहा है दू कि अब हम अचर के, हमको चर के साथ नहीं रहना, हमको भी अचर के साथ भेजिए। तो चलिए कर देते हैं इधर, इसको इधर। ऐसा रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या फिर ऐसे भी समझिए, आपको हम अभी बताएं कि इधर भाग में है, इधर चला जाएगा तो गुना में चला जाएगा। देखिए बट्टा में तो मतलब भाग में है, तो 2 बराबर क्या आ गया जी? तो 44 आंसर। अब चेक करना है तो कहाँ रखिएगा? बस उसी में चेक करके एक्स का मान कर रखिएगा और आंसर चेक हो जाएगा, एकदम चेक होगा, 100% आंसर भी आएगा। सिर्फ आपका जो है बनाया गया सही होना चाहिए। गुना भाग में मिस्टेक हो जाता है वो अलग बात है, हमसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, बस आप कंसेप्ट समझिए। अब तीसरा दिया गया है आपको, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो अब देखिए दिया है -2x/7 + 2 = 8। अब आप भी सीख गए होंगे। देखिए यानी -2x/7 है, ये कहेगा कि चलिए हमको अचर पद के साथ भेजिए, तो चलिए हम इधर माइनस में ले आते हैं। कहेगा घटा दीजिए, तो घटा दीजिए ना, तो 6 बच गया। अब -2x/7, ये कहें कि सबको भेजना है, घबराना नहीं है ना। अब ये कहेगा कि -2x रहने दीजिए, अब हमको भेजिए। 7 कहेगा चलिए हमें भेजिए, भाग में तो चला जाएगा, तो इधर गुना में ये चला आया इधर। अब देखिए 7 × 6 = 42 गुना कर दिया, इधर बचा -2x। अब क्या होगा भाई?
माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके साथ माइनस में साथ साथ इसके साथ गुना में है, ये नहीं समझिए कि माइनस में इधर प्लस में आ गया, ऐसा गलती नहीं कीजिए क्योंकि इसके साथ गुना में पहले है ना। पहला रिश्ता देखिए इसका किससे है, तो ऐसा समझिए कि ये जो x अभी रहने दीजिए माइनस में, इस तरह से रहने दीजिए, और ये गुना में है इसके साथ, तो इधर चलाएगा तो भाग में पहले आ गया, कट गया, तो ये क्या बच गया 21। और ये जो है ना, अब देखिए ये माइनस इसके साथ क्या चीज़ में, ऐसे समझिए बात को, ये माइनस इसके साथ क्या चीज़ में, गुना में, नीचे चलाएगा तो माइनस भाग में, ऐसे। और कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, कभी भी माइनस का चिन्ह बट्टा में ऐसे कोई संख्या लिखा तो माइनस यहाँ नहीं लिखते, हमेशा यहाँ लिखा जाता है, ना तो बीच में ना तो यहाँ, हमेशा यहाँ। तो आप लीजिए -21 आंसर, क्योंकि एक बट्टा में सबके रहता है, ये आप समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ ना समझाने में सफल हो रहा हूँ आपको। अब देखिए, अब जो है, अब आगे क्या है आपका चौथा है 7 माइनस, आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर वाला, वो है 7 माइनस 3x बराबर 18। तो ये क्लियर है, -3x को रह देते हैं क्योंकि इसके साथ अचर मतलब चर अचर मिला हुआ है, ये तो आ सकता है ना इधर अपने वाला संख्या अचर की तरफ, तो ये माइनस हो गया, घटा दीजिए तो क्या क्या बच गया 11, नहीं 18 में से 7 गया तो 11, माइनस का 3x आप कहेगा इसके साथ देखिए गुना में है, नीचे आएगा तो भाग में। और फिर मैंने कहा था ना कि माइनस में नीचे चलाता है, 11/-3 गुना में आ गया, लेकिन 3 को यहाँ नहीं लिखते, माइनस को हमेशा क्या लिखेंगे यहाँ 11/3, ये आ गया क्योंकि सारा का सारा माइनस में रहता है। ये आ गया। आप देखिए पाँचवा देखते हैं, है ना। तो देखिए पाँचवा दिया गया आपका 18 बराबर 40 माइनस 3x, ये है आपका दिया गया। तो देखिए अब तो क्या दिक्कत है, बस आप नहीं टेंशन लीजिए कि इधर का उधर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कीजिए ना कि आप ऐसे समझिए कि इस साइड को इधर ले आइए, अगर इस वाला को इधर लाते हैं तो माइनस में तो प्लस में आ जाएगा 3x। देखिए इस पार लिया है और 40 लिख दिए, और ये वाला इधर प्लस में, किसी आगे चिन्ह नहीं तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ऐसे ही समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। घटाएं तो क्या आ गया आपका, मतलब आप 40 में से 18 घटा रहे हैं तो 22 आ रहा है ना आपका, x बराबर 22/3, क्योंकि देख लीजिए इसके साथ गुना में इसके साथ भाग में आ गया, समझ रहे हैं ना आप। देखिए अब आगे देखिए छठा, इसमें है 25/6, 25/6 माइनस 9 बराबर 11, ये चीज़ें हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या कीजिएगा, ये -9 को रहने दीजिए, 11 है, ये अपनी संख्या वाला की तरफ, क्योंकि ये सारा संख्या है, ये संख्या की तरफ ही जाएगा ना, मतलब अचर है, ये अचर की तरफ जाएगा। और इसके साथ अल्फ़ाबेट मिला हुआ है, यानी कि 4 अचर मिला, तो इसको बाद में कर लेंगे। माइनस में आ जाएगा 25/6, टोटल माइनस प्लस में था, इसके आगे का चिन्ह सबको देखना है, माइनस में आ गया। अब भिन्न का कर देते हैं घटाओ, एक हमेशा रहता है, 6 और 1 कैल्शियम 6 हो गया। अब 11 छक्के 66, 6 एकम 6 तो 25 एकम 25, 9 माइनस का बराबर। अब घटा दीजिए, 6 में से 5 गया तो 1 आया, है ना जी, और ये जो 6 में से 4 गया तो 2 आया, 21 आया ना। अब ये माइनस में कि प्लस में, क्योंकि यही है। अब 8 में 6, अब देखिए 9 बाय, अब इसी तरह से बाय माइनस रह देता है इधर ही, और ये पहले भाग में है तो गुना में, मतलब गुना में है तो भाग में आएगा 21/, अब जो है यहाँ से हम लोग 9 को ले आते हैं बट्टे में, इसके साथ इधर आ गया ना बट्टे में, मतलब भाग में, इस 21 के साथ। आप काटिएगा तो काट दीजिए 3 से, तो देखिए हम लोग काट देते हैं 3 से, 3 दूना 6, और यहाँ पे काटिए तो 7 या 21 हो गया, यानी आप क्या हो गया 7 और बट्टे 9 दूना 18, 7/18 माइनस, अब माइनस इधर ले आते हैं तो यहाँ आ गया माइनस, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस प्रकार से आप जो आंसर निकाल सकते हैं, काफ़ी आसान है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। अब 7वां ये वाला, मतलब कि और आसान है, देखिएगा समझिएगा। दिया गया है आपको 2.4 है, और अब घबराना नहीं है, अब आएगा दशमलव वाला, घबरा जाइएगा नहीं, घबराना नहीं है, -1। अब देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, फिर से वही चीज़, इसको ना इसी साइड रह देते हैं, घबराइए नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ। इसको संख्या वाला की तरफ भेजते हैं, 2.4 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। आप किसी साइड से आंसर निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इधर से ही एक्स का मान निकलना। अब इसको जोड़ दीजिए, तो देखिएगा अब जोड़ दिखाते हैं दशमलव का,
2.4 है ना, और 1 जोड़ना है। तो हमेशा ना जब दशमलव नहीं रहे ना तो ऐसे लिख सकते हैं 1.00। इसको पुराने की आप लिख दीजिए। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1.0, ताकि इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दशमलव लिखने के बाद परिवर्तन थोड़ी ना हुआ। ये 4 और ये दशमलव के सामने दशमलव और ये हो गया 3, तो ये 3.4 हो गया। सॉरी, यहाँ लिखते हैं हम 3.4 बराबर x बट्टे 2.5। तो x भाई साहब को यहाँ अकेला छोड़ देते हैं, और ये इसके साथ भाग में इधर चला जाएगा तो इसके साथ गुना में। तो आप कहिएगा सर इस मतलब ये वाला गुना आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये दशमलव वाला गुना ना, आप दशमलव को छोड़िए, 34 को 25 से गुना पहले कीजिए, गुना आता है 4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2, 5 तिया 15 2 17। यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, ठीक है ना, और 3 दूना 6 0, और मतलब हो गया आपका 15 ना, 15 के 5 हाथ में 8 7 15 हाथ में 1 7 1 8। अब देखिए मतलब अब देखिए दशमलव जितना संख्या के बाद रहेगा ना, दशमलव गिन के दे, एक संख्या के बाद या एक संख्या के बाद इधर मतलब 2 संख्या के बाद, तो 2 संख्या के बाद दशमलव दीजिए, हो गया आंसर, हो गया आपका 8.50। इसी को 8.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट यही है। 5 पर 0 कितनों भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका x का वैल्यू 8.5 आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मतलब दशमलव का संकीर्ण कितना संख्या के बाद है उतना संख्या के बाद दशमलव रख दीजिए, पहले नॉर्मल गुना कीजिए जैसे किया जाता है। 8 देखते हैं, 8वां क्या है, बहुत आसान है। तो क्या है सर, देखिए 3x + 10 बराबर 1, यानी 3x बराबर 1 इधर चला गया तो माइनस में 10। ठीक है भाई साहब। अब देखिए हमेशा मैंने कहा था क्या, मतलब बेसिक में क्या कहा था, हमेशा बड़ा में से छोटा घटा दो। मतलब 10 में से 1 को घटा दो तो 9। अब जिसका चिन्ह बड़ा है, जिसके आगे चिन्ह बड़ा है वही चिन्ह लगा, तो बड़ा संख्या के आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए। या फिर ऐसा समझिए कि आपके पास माइनस में 10 रुपया है, प्लस में 1 रुपया, कर्जा वाले को सदा दिए फिर भी आपको 9 रुपया देना है, 1 रुपया दे दिए ना, तो माइनस का 9 रुपया फिर भी कर्जा में ना आप हैं, क्योंकि आपके पास जो होता है वो प्लस वाला होता है, कर्जा में हमेशा माइनस वाला होता है। तो आप 1 रुपया दे दिए फिर भी 9 रुपया माइनस में है। अब ये गुना में, इसके साथ आएगा भाग में, 3 तिया 9 आता है काटने आपको, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का 3, ये आ गया x का मान। अब देखते हैं 9वां प्रश्न, इसी का हम ये प्रश्नावली कंप्लीट ही कर लेते हैं। अब ये वाला है, बस डरना नहीं है, काफ़ी आसान है और शानदार है। 2 × x + 11/4 और बराबर 13, यानी मैंने कहा था दोनों में गुना होता है, बराबर किस पर रहता था, 2x + 11 दूना 22, इन्हें के नीचे में भी गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 8 हो जाएगा, हमेशा ऊपर वाला से ही गुना होता है। हाँ, तो ये भी समझ लीजिए, ये जो है 11 दूना 22, ये नहीं कि 8 भी हो जाएगा वो हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा फिर ये चीज़ें। अब देखिए 2x 13/13 है, इधर इसके साथ प्लस में क्यों संख्या वाला के साथ जाएगा 22/4, अचर पद के साथ भेज दिया। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं बीन का घटाव, 4 LCM लिया, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार में तो 13 तिया 49, 13 चौके 52, क्योंकि 4 बार में तो 13 चौके 52 माइनस 4 एकम 4 तो 22, 2x बराबर आपका 22 में से क्या चला, 52 में से 22 जाता है तो 0 और 3 आ गया, मतलब आपके पास बचा 30/4। और ये चीज़ें जो है x के साथ ये गुना में, अब ये आएगा तो भाग में आ गया, 2 यहाँ आ गया, तो आप काट दीजिए 15। आंसर क्या आ गया, आधा आ गया 15 ना, उसका 15/4 आंसर आ गया। मतलब आप किसी भी तरह से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब x का मान रख के आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर गलत आ रहा है सही आ रहा है, वो सब आपका काम है, आप कीजिए, कॉपी निकाल के बैठिए और करते रहिए काम। 10वां भी हम देख लेते हैं। 10वां प्रश्न आपको दिया गया है कि x/3 प्लस या -14/, घबराना नहीं है, 3 बराबर 3/7। मैंने आपको चिन्ह का नियम बताया है, x/3 लिख दिया, ब्रैकेट है ना, तो माइनस प्लस में पहले गुना होगा, तो माइनस प्लस माइनस मैंने कहा था गुना में, माइनस प्लस माइनस हो गया गुना में, 14/3 बराबर 3/7। अब देखिए इसको आप बेलते अचर पद के साथ, 3/7 है, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में 14/3, 7 तिया 21, मतलब इसका एलसीएम हुआ है ना 7 और 3 का, तो 7 तिया 21 तो 3 तिया 9 प्लस मतलब यहाँ पे 7 तिया 21 3 7 बार में, तो मतलब आप 14 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा, 14 7 98 हो गया। और यहाँ x/3 याद रहे। अब इसको जोड़िए तो 107 आ गया,
बट्टे में 21। अब ये गुना में है ना, भाग में है ना, तो इधर आएगा तो गुना में आएगा, ये चीज़ आप जानते हैं। काट दीजिए, 7 बार में कट गया, कट रहा है ना, तो 107/7 ये आ गया आपका आंसर। कट रहा है क्या, 7 एकम 7, तब बचेगा 3 नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है, और आगे का जो प्रश्न है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको मेरा मेहनत सही लगता है ना, अगर आपको सही में समझ में आया है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।